तो क्या बाबा रामदेव चाहते थे कि बालकृष्ण के नाम से ही सही लेकिन सहानुभूति ले ली जाए? क्योंकि बालकृष्ण की अगर बात की जाए तो वो जेल में बंद है, देहरादून जेल में बंद है। सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया था, फर्जी दस्तावेज लगाकर पासपोर्ट बनवाने के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों बाबा रामदेव ने क्रांतिकारियों के साथ, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ बालकृष्ण के पोस्टर को भी लगवा दिया, और जब विरोध हुआ तो उसको उतरवा भी दिया गया। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। दीपक, आपके पास आना चाहूंगा। शुरुआत में अगर बात की जाए, पोस्टर की भी बात होगी, लेकिन अगर आंदोलन की बात की जाए, 3 दिन का अनशन रखा गया है। शुरुआत में अपनी जो रणनीति थी उसका खुलासा नहीं किया था, लेकिन अब खुलासा हो गया। इसके अलावा नरम रवैया इस बार अपनाया गया है। पहले जिस तरीके से तेवर थे, अगर पिछले साल की बात की जाए, जब 4 जून को कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने बाबा रामदेव को उठाया था रामलीला मैदान से, लेकिन इस बार जो तेवर है काफी नरम है पिछले के मुकाबले। क्या वजह मानते हैं आप? क्या बाबा रामदेव एक सोची समझी रणनीति के तहत चल रहे हैं कि सरकार पर अगर ज्यादा समय तक वो रामलीला मैदान में बैठेंगे तो ज्यादा दबाव बना पाएंगे और अपनी जो मुहिम है बाबा रामदेव की वो शायद कामयाब हो पाए? नहीं, बिल्कुल शोएब, जब आपको याद होगा इससे पहले जब बाबा रामदेव ने अपने 9 अगस्त के आंदोलन का ऐलान किया था तो उस समय उन्होंने बोला था कि आर पार की लड़ाई है और अनिश्चित काल तक अपना आंदोलन वहां पर करेंगे जब तक काले धन वापस लाने के संबंध में, सीबीआई की स्वायत्ता के संबंध में या लोकपाल के संबंध में सरकार कोई मजबूत फैसला नहीं लेती है। लेकिन बीते दिनों जो घटनाक्रम हुआ है, टीम अन्ना का जो वहाँ पर अनशन था, वहाँ पर उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया था, लेकिन सरकार ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, नजरअंदाज किया था पूरे आंदोलन को। तो कहीं ना कहीं उसके बाद से रामदेव को भी इस बात का अंदाजा शायद हो गया था कि सरकार इस बार इस आंदोलन को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है और लगातार नजरअंदाज कर सकती है। तो कहीं ना कहीं रामदेव को इस बात का भी डर था कि अगर वो ऐसा कोई फैसला लेते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी यहाँ पर फजीयत हो सकती है, क्योंकि आर पार की लड़ाई का वो ऐलान कर देंगे, लेकिन वहां पर अगर वो डट जाते हैं और अनशन की जो समय सीमा है 15 दिन का जो उनको वहां पर अनुमति मिली है, उसके बाद भी अगर सरकार उनकी नहीं सुनती है तो कहीं ना कहीं उनकी फजीयत यहाँ पर होगी। तो इसको देखते हुए रामदेव ने कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति के तहत ये फैसला लिया कि वो सिर्फ 3 दिन का अनशन करेंगे और सांकेतिक अनशन 3 दिन का करने की उन्होंने बात कही है और सरकार को साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया है कि 3 से 5 दिन के अंदर उनकी मांगों पर वो विचार करे। अगर 3 से 5 दिन तक उनकी मांगों पर कोई विचार सरकार नहीं करती है तो 12 अगस्त को वो अपने अगले कदम का ऐलान करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक ऑप्शन खुला छोड़ा है कि 3 दिन के बाद वो अपना आंदोलन वो खत्म कर देंगे और आगे की रणनीति क्या होगी उसके लिए कम से कम उनके पास 7 दिन का वक्त रहेगा कि आगे वो किस तरीके से अपने आंदोलन को किस तरीके से आगे लेके जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से हालांकि इस पर बयान आया है, हरीश रावत ने इस बात पर बोला है कि बातचीत के रास्ते सभी के लिए खुले हैं और हम लोग बातचीत के लिए तैयार हैं। और रामदेव ने भी इस बात को अपने जो बात मन से वहां पर बोली है कि सभी के लिए उनके दरवाजे खुले हैं और किसी भी राजनीतिक दल के वो खिलाफ नहीं है, क्योंकि अभी तक रामदेव पर आरोप लगते रहे हैं, कांग्रेस के नेता कहें या जितने भी केंद्रीय मंत्री थे, हर बात वो लोग यही कहते हैं कि संघ का समर्थन रामदेव को है और कहीं ना कहीं रामदेव बीजेपी के समर्थित हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की थी, गुजरात में जाके उनकी तारीफ की थी, तो इस बार रामदेव ने मन से साफ किया है, कोशिश की है साफ करने की कि वो किसी पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं है, सभी के लिए उनके दरवाजे खुले हैं और वो बातचीत के लिए भी तैयार है। सरकार ने भी हालांकि बातचीत का ऑप्शन रखा है, लेकिन सरकार के कई सारे मंत्री इस पर चुटकी लेते हुए दिखाई दी। यानी कि इससे एक बात तो साफ तौर पर जाहिर होती है कि सरकार बहुत ज्यादा गंभीर इस आंदोलन को लेकर नहीं है, क्योंकि सलमान खुर्शीद का कुछ देर पहले बयान आया था तो उन्होंने एक बात वहां पर बोली थी चुटकी लेते हुए कि रामलीला तो हर साल आती है। यानी कि उनका कहने का मतलब साफ तौर पे यही था कि आंदोलन होते रहते हैं, सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और शायद ये बात रामदेव भी समझ गए थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ 3 दिन का अनशन करने का यहाँ पर फैसला लिया है और आगे की रणनीति 12 तारीख को वो क्लियर करेंगे। लेकिन शोएब, जिस तरीके से जन समर्थन वहां पर रामदेव को मिल रहा है, पहले ही दिन अनशन के इतनी भीड़ वहां पर उमड़ी है, तो निश्चित तौर पर रामदेव के चेहरे पर इसकी चमक साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन सरकार के रुख को अगर हम देखें तो सरकार बहुत ज्यादा गंभीर फिलहाल इसको लेकर नहीं दिखती है, क्योंकि बातचीत की बात तो वो करती है, लेकिन बातचीत की पहल कौन करेगा ये बड़ा सवाल है। दीपक, एक सवाल यहां पर उठता है, सीबीआई को लेकर कुछ ज्यादा ही गंभीर है। स्वायत्ता की बात करते हैं, बाबा रामदेव के स्वतंत्र एजेंसी बनाई जाए सीबीआई को, क्योंकि सीबीआई का दंश अगर देखा जाए तो सीबीआई का शिकंजा अक्सर बाबा और बाबा के सहयोगियों पर उनको खतरा भी लगातार मंडरा रहता है। बालकृष्ण का भी एक तरीके से देखा जाए तो सीबीआई ने ही उनको गिरफ्तार किया और बाबा की जो संपत्ति की बात भी हुई थी उसको भी काफी नजरें सीबीआई की थी। तो सीबीआई की को अक्सर ये कहते आए हैं बाबा रामदेव की सरकार के दबाव में काम करती है ये एजेंसी। केंद्रीय ब्यूरो होने के बावजूद भी सरकार का दबाव रहता है, सरकार के की जो कठपुतली बनकर रहती है। इस तरह के इल्जाम उनकी तरफ से लगाए जाते रहे हैं। अब वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि एक स्वतंत्र एजेंसी बनाई जाए सीबीआई को। देखिए शोएब, जो उनके सहयोगी हैं, जो उनका पूरा साम्राज्य एक तरीके से कहते हैं बाबा रामदेव को संभालते हैं, मुख्य जो उनके सहयोगी बालकृष्ण हैं, वो सीबीआई की हिरासत, यहाँ पर सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया था फर्जी दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने के मामले में। और कहीं ना कहीं रामदेव कई बार उनसे यहाँ पर जेल में मिलने भी आए थे और रामदेव ने हर बार सरकार पर निशाना साधा था कि सरकार जेल में उनकी हत्या करवा सकती है, बालकृष्ण की जान को खतरा, और जानबूझकर बालकृष्ण को इस पूरे मामले में फंसाया गया है। तो कहीं ना कहीं रामदेव के सहयोगी इस पूरे सीबीआई के शिकंजे में फंसते हुए नजर आए हैं और इसी वजह से शायद सीबीआई पर उन्होंने निशाना साधा है और इस बात की उन्होंने बात की है कि
सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी बनाई जाए, सीबीआई को स्वायत्त किया जाए, ताकि सीबीआई किसी भी सरकार के दबाव में काम ना करे। शायद यही वजह है, यही वो पीड़ा थी उनके मन में, क्योंकि उनके सहयोगी अभी जेल में बंद हैं। सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया था, सीबीआई कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था और उनकी जमानत लगातार 2 बार खारिज हो चुकी है, जो कि अभी नैनीताल हाईकोर्ट में विचाराधीन है। तो कहीं ना कहीं वो दर्द निकलकर सामने आया, शायद इसी चीज को लेकर उतने अपने जो मुद्दे थे काले धन और भ्रष्टाचार के मुद्दे में सीबीआई की स्वायत्ता का मुद्दा भी वहां पर शामिल किया है, और वो चाहते हैं कि सीबीआई को स्वायत्त कर दिया जाए, ताकि सीबीआई किसी भी सरकार के दबाव में काम ना करे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि अगर वो केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो कहीं ना कहीं सीबीआई सरकार के दबाव में रहती है, ऐसा उनका आरोप था। तो ऐसी स्थिति में उनके सहयोगी खासतौर पर बालकृष्ण जेल में बंद हैं, सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था, ये उनके दूसरे सहयोगी हैं जिन पर सीबीआई शिकंजा कस सकती है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में सीबीआई के जरिए बाबा रामदेव पर भी शिकंजा कसा जाए कई सारे मामलों को लेकर। हो सकता है शायद इस बात का डर भी उनके मन में हो, जिसकी वजह से उन्होंने ये बात कही हो। शोएब। हाँ बिल्कुल दीपक, देखिए एक इस आंदोलन की अगर बात की जाए तो अन्ना हजारे का जो अनशन था पिछले दिनों हुआ था, उसके मुकाबले इस आंदोलन में काफी भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि ये समझा भी जाता है और ये है भी कि पूरे देश में जो बाबा के समर्थक है, योग गुरु के होने के नाते भी उनके समर्थकों की तादाद काफी ज्यादा है, और उसका नजारा रामलीला मैदान में नजर भी आ रहा है। शाम को 5 बजे आंदोलन की अपील की गई है कि सड़कों पर उतरे पूरे देश से जनता, ये कहा गया है बाबा रामदेव के जरिए। क्या लगता है आपको, कितना असर होगा बाबा रामदेव के इस अपील का आम लोगों पर? क्या जो अन्ना हजारे, क्योंकि अन्ना हजारे भी एक हीरो रहे हैं जनता के, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिकरण हो गया की अगर बात की जाए उस पूरे आंदोलन का, उस अनशन का, अब बाबा रामदेव बैठे हैं अनशन पर, 3 दिन का अनशन करेंगे, उन्होंने ऐलान किया है, शाम को 5 बजे की अपील की गई। क्या लगता है कितना असर होने वाला है? देखिए शोएब, जहाँ तक अन्ना के आंदोलन की अगर बात करें, जिस तरीके से अन्ना ने फिर राजनीतिक दल बनाने की बात की, तो कहीं ना कहीं उनके समर्थकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया उस पर आई थी। कुछ लोगों का कहना था कि अन्ना का यह फैसला सही है, एक चुनावी विकल्प होना जरूरी है, जबकि कई लोगों ने इसका खुलकर विरोध भी किया था। तो ऐसे में अन्ना का आंदोलन जब कह सकते हैं कि अधूरा वहां पर रह गया, अन्ना के आंदोलन की वहां पर हत्या हो गई, तो उसके बाद सबकी निगाहें बाबा रामदेव के आंदोलन की तरफ थी। और रामदेव की जनाधार की बात जैसे आपने बोली, निश्चित तौर पर उनका जनाधार काफी बड़ा है, और जो कैटेगरी है उसकी कैटेगरी थोड़ा अलग है, क्योंकि लोग बाबा रामदेव को योग गुरु के नाम से जानते हैं, उन्हें योग गुरु की नजरों से देखते हैं। और पिछले बार के आंदोलन भी हम देखें तो बाबा ने योग शिविर के नाम पर वहां पर परमिशन ली थी, तो देश भर के लोग वहां पर पहुंचे थे, और आज की स्थिति भी वहां पर वैसी ही है कि देश भर के लोग वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन बाबा रामदेव इस सारे मुद्दे का कितना राजनीतिकरण करते हैं, इस पर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि लोग बाबा रामदेव को योग गुरु की निगाहें से देखते हैं, शायद उसी वजह से वहां पर पहुंचे हैं। और जहां तक शाम को 5 बजे सड़कों पर उतरने की बात है, रैलियां और जुलूस निकालने की बात है, तो वहां पर स्थिति साफ हो जाएगी कि वाकई में बाबा रामदेव को लोगों का कितना जन समर्थन मिलता है, और देश भर के अलग अलग हिस्सों में वाकई में कितना लोग सड़कों पर निकलते हैं, रैलियां निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, और वाकई में बाबा की बात अगर असर करती दिखाई देती है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि टीम अन्ना से हटकर लोग बाबा रामदेव की तरफ आते यहाँ पर बिल्कुल हमें दिखाई देंगे, और निश्चित तौर पर रामदेव को इसका फायदा भी मिलता दिखाई दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि रामदेव के आंदोलन का आगे का रुख क्या होगा, रामदेव का आंदोलन आगे किस मुकाम पर जाकर क्या मोड़ लेता है, क्योंकि रामदेव ने यहाँ पर स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं की है। सिर्फ 3 दिन के सांकेतिक अनशन की उन्होंने बात की है, और उसके आगे की रणनीति अगर सरकार नहीं मानती है तो 12 अगस्त को ऐलान करने की बात कही है, यानी कि साफ तौर पे, यानी कि कुछ दिन और अगर हम 3 दिन के बाद भी सरकार अगर मांगों पर विचार नहीं करती, जैसा होता भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो निश्चित तौर पर लोगों को इंतजार होगा कि आगे बाबा रामदेव 12 तारीख को क्या फैसला लेते हैं, और वाकई में क्या वो कोई ऐसा फैसला लेंगे बाकी जो लोगों के हित में होगा, या कोई ऐसी लड़ाई की शुरुआत करेंगे जिसकी वजह से लोग उनके साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल जहां तक बात है आज शाम को 5 बजे का अनशन की, तो वहां पर एकदम स्थिति साफ हो जाएगी कि वाकई में बाबा रामदेव के साथ कितने लोग हैं, क्या सिर्फ वही लोग यहाँ पर शामिल हैं, क्योंकि दिल्ली के रामलीला मैदान में तो हम मान सकते हैं कि बड़ी संख्या उन लोगों की हो सकती है जो योग गुरु की नजर से उन्हें देखते हैं, जो योगा सीखने वहां पर आए होंगे। लेकिन जब लोग सड़कों पे उतरेंगे अलग अलग हिस्सों में, तो वहां पर उनकी संख्या देखने लायक होगी कि वाकई में बाबा रामदेव की बात को कितना सुनते हैं। वहीं पर जाके ये तय हो पाएगा कि रामदेव को कितना जन समर्थन पूरे देश भर में मिल रहा है उनके इस आंदोलन के समर्थन में। दीपक, एक आखिरी सवाल आपसे ये कि बालकृष्ण की अगर बात की जाए, बालकृष्ण काफी करीबी रहे हैं बाबा रामदेव के, लेकिन आज जो पोस्टर लगाया गया था बालकृष्ण का, जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके साथ उस पोस्टर को लगाया गया, उसके बाद जब विरोध बढ़ा, जब बवाल हुआ उस पोस्टर पर, चंद्रशेखर आजाद जी और भगत सिंह जी के साथ बालकृष्ण को लगाया गया था, उन शहीदों के साथ लगाया गया था, तो कई लोगों ने कहा कि शहीदों का अपमान हुआ है। उसके बाद बवाल हुआ, विरोध बढ़ा, और बाबा रामदेव के जो समर्थक, जो रणनीतिकार थे, उन्होंने पोस्टर को हटा दिया। क्या मानते हैं आप, एक सहानुभूति लेने की कोशिश थी बाबा रामदेव की, क्योंकि जेल में बंधे बालकृष्ण, एक सहानुभूति के तौर पर लगाया गया था, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया?
बिल्कुल देखिए, हालांकि जब आंदोलन बाबा का शुरू नहीं हुआ था तो बालकृष्ण की गिरफ्तारी हो गई थी, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को शायद इससे लगा हो कि रामदेव के आंदोलन को यहाँ पर झटका पहुंचेगा, और रामदेव भी लगातार बालकृष्ण से मिलने पहुंचे थे, और उनकी पूरी कोशिश यही थी कि जो बालकृष्ण की गिरफ्तारी हुई है, जिस तरीके से उनके जमानत के पूरे प्रयास विफल हुए हैं, उसके बाद उनकी पूरी कोशिश वाकई में बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक सहानुभूति लोगों से बटोरने की कोशिश है कि किस तरह बाबा के आंदोलन से पहले उनको कमजोर करने के लिए उनको सहयोगी को जेल में डाल दिया जाता है और लगातार उसकी जमानत याचिका भी खारिज होती है। निश्चित तौर पर शायद यही उनके मन में रहा होगा। लेकिन जहां तक जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है या शहीद हैं, उनके पोस्टर के साथ बालकृष्ण की फोटो लगाने का कोई औचित्य यहां पर समझ में नहीं आता। हालांकि बाबा रामदेव के जो अधिकृत प्रवक्ता है, जब इस सारे मामले में उनसे बात की गई तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि पोस्टर किसने लगाया इसकी जानकारी भी उन्हें नहीं है, और पोस्टर क्यों हटाया गया, किसने हटाया इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। हालांकि जब रामलीला मैदान में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है तो इतने कई सारे बड़े बड़े पोस्टर वहां पर लगे, तो वहां पर प्रमुख जगह पर यह पोस्टर लगा था, तो ऐसा तो संभव है नहीं कि बाबा रामदेव के आंदोलन के जो कर्ता धर्ता हैं, जो सारी चीजें वहां पर देख रहे हैं, या कहीं बाबा रामदेव को इसके संबंध में जानकारी न हो कि बालकृष्ण का फोटो उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और आंदोलनकारियों के साथ लगाया गया है, शहीदों के साथ लगाया गया है। और निश्चित तौर पर ऐसा किया गया तो देखा जाए तो उन शहीदों का, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को निश्चित तौर पर अपमान ही होगा, क्योंकि बालकृष्ण पर जो आरोप हैं वो फर्जी दस्तावेज के जरिए पासपोर्ट हासिल करने के आरोप हैं, और वो इसी मामले में जेल में बंद है। जबकि जिन लोगों के साथ उनका फोटो लगाया गया, भारत की आज़ादी में बड़ा योगदान उन्होंने लिया और बड़े सम्मान से सभी का नाम यहाँ पर ले जाता है, तो इसको लेकर विरोध के स्वर उठे भी थे। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर बाबा रामदेव और उनके जितने भी टीम है, उन्होंने वो पल्ला झाड़ते दिखाई दे रहे हैं। चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यकीनन बाबा रामदेव की तरफ से सफाई आई है, जो समर्थक है, जो रणनीतिकार है, कि उनको नहीं पता कि पोस्टर कैसे लगाया गया, कब लगाया गया और कैसे हटाया गया। लेकिन सवाल यही है कि एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं बाबा रामदेव, काले धन को लेकर बड़े बड़े पोस्टर रामलीला मैदान में लगाए गए हैं। ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता कि बगैर उनकी अनदेखी, बगैर रणनीति के इस पोस्टर को लगाया जाए। शायद एक कोशिश थी बाबा रामदेव के जरिए कि एक कोशिश थी कि शायद सहानुभूति बटोरी जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। विरोध झेलना पड़ा और पोस्टर को हटाना पड़ा। इसके अलावा बाबा रामदेव की अगर बात की जाए तो यहां पर कई तरह की मांगे रखी गई। 3 दिन का अनशन करेंगे बाबा रामदेव, उसके बाद आगे की रणनीति रखी, जो खुलासा है रणनीति का वो खुलासा किया जाएगा।